बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्रेविटेशन के ऊपर है, चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास फिज़िक्स का ये 5वां लेक्चर है जिसमें मैं आपको 5वें चैप्टर की जो है वो तैयारी करवा रहा हूँ। और मैं स्कीम के मुताबिक अगर आपको बताऊँ तो स्कीम में इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट सवाल आने हैं और एक MCQ आना है। 2 से 3 शॉर्ट सवाल आएंगे और एक MCQ आएगा। लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से नहीं बनना, तो इसलिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपने ना तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं, ना बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग सवाल करना है। जो शॉर्ट में पॉसिबल सवाल हैं वो हमने करने हैं। तो इस चैप्टर को लेके चलते हैं। ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर 5 जो है वो ग्रेविटेशन के ऊपर है। ग्रेविटेशन कहते हैं दो अजसाम की आपस में कशिश की क़ुव्वत, यानी हर कायनात का जिस्म जो है दूसरे जिस्म को कशिश कर रहा है। अब मैं अगर इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स की तरफ बात करूं तो वो इस चैप्टर में आपको जो सिखाए गए हैं वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यानी ग्रेविटेशन का एक कानून है जिसके मुताबिक जो था साइंसदान आइजैक न्यूटन ने कहा था कि हर जिस्म जो है वो दूसरे जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी मिसाल उसने वो सेब गिरने वाली ली थी, और ये जो सियारे हैं जो एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं उसको भी इसी की बिना पर इसने एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बुनियाद पर। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये लॉन्ग सवाल भी है, इसमें से MCQ बन सकता है। मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू मालूम पूछी जा सकती है। 6 × 10⁻24 kg है इसकी मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू, और फार्मूला आपको एक दो इसमें से ये याद होना चाहिए। उसके बाद वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल इसमें से आता है कि वाई द वैल्यू ऑफ जी, वो जो है वाई द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज क्यों करती है एल्टीट्यूड के हिसाब से। या ये भी हो सकता है वाई द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। ये इसमें से एक शॉर्ट सवाल लाजमी आता है ये वाला, और एक इसमें से मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स में से कुछ शॉर्ट सवाल बनते हैं। मतलब आर्टिफिशियल सेटेलाइट की डेफिनेशन बन सकती है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट बन सकता है, ठीक है, और GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का मतलब एक शॉर्ट सवाल पूछा जा सकता है। तो ये मेजर कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के जो आपने तैयार करना है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ से आपने जो पहले चीज़ याद रखनी है जो आपको मतलब कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपको जिसका पता होना चाहिए वो ये है कि एक दफ़ा जो था ना, एक शाम जो है 1665 की एक शाम में आइजैक न्यूटन बैठा ये सोच रहा था कि ये जो सियारे हैं वो एक दूसरे के गिर्द कैसे चक्कर काट रहे होते हैं, ये कैसे किस फोर्स की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। तो इस चीज़ को सोचते सोचते होता ये है कि एक शाम वहाँ पे जो है वो जहाँ पे आइजैक न्यूटन बैठा होता है वहाँ पे एक सेब जो है वो नीचे गिरता है ज़मीन की तरफ। तो वो उस चीज़ को समझता है और फिर उसको सारे जवाबात मिल जाते हैं और वो ग्रेविटेशन के ऊपर ला भी देता है सारा कुछ। तो ये है कि द फर्स्ट मैन जो था वो आइजैक न्यूटन था, जिसने ग्रेविटेशन के ऊपर जो बताया 1665 की एक शाम में वो बैठा ये सोच रहा था कि प्लैनेट कैसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और सडनली अचानक से फिर एक सेब जो है वो नीचे गिरता है, उसे उसको सारी समझ आ जाती है। तो उस समझ के बाद वो सबसे पहले जो एक मतलब चीज़ बताता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, यानी एक कशिश की क़ुव्वत है। ये शॉर्ट सवाल है, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और आपको पेपर में भी आ सकता है कि डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको आपने यहाँ से याद रखना है। देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। आइजैक न्यूटन नेम दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कायनात के में हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक फोर्स से खींच रहा है, और उस फोर्स को जो है हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। आइजैक न्यूटन ने ये कहा था। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यानी ग्रेविटेशन का एक कानून है, वो किस कानून के तहत जो है वो दो शाम आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो सपोज कर लें ये दो शाम है, M1 है और M2, एक का जिसम मैस बड़ा है, एक का मैस छोटा है। अच्छा, अब इनके दरमियान फासला जो है वो d है, डिस्प्लेसमेंट इससे आप कह सकते हैं। तो वो कहता है कि इस कानून के मुताबिक कायनात का हर ज़र्रा दूसरे ज़र्रे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इनके मैसेज के, यानी जितने ज़्यादा मास होंगे बड़े उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितने मास छोटे होंगे उतनी कम फोर्स होगी, और इनके दरमियानी फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी दरमियानी फासला अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा होगी, अगर दरमियानी फासला बहुत बढ़ जाएगा तो फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये है कि जितने मास होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितना दरमियान में फासला होगा उतनी कम फोर्स होगी। इसको ही आप यहाँ से याद कर सकते हैं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इसका मतलब यही है कि हर ज़र्रा जो है वो दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है एक फोर्स है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैसेज के, इनवर्सली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस के
स्क्वायर के, तो उससे हमारे पास ये लॉ बन जाता है एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर डी स्क्वायर। अब यहाँ पे जी की कीमत आपने याद रखनी है, जी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जी जो है इसकी कीमत कितनी है, तो 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। अच्छा, ये बाद दफ़ा एमसीक्यूज भी आता है ये कि जी का यूनिट क्या है, बड़े कैपिटल जी का यूनिट बताएं, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर जो है इसका यूनिट है, इसकी कीमत और यूनिट आपको शॉर्ट में आ जाती है। अब उसने कहा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कैसे आपस में जो है वो रिलेट करते हैं। तो आपने मतलब जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट इक्वल बाय इन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम एज अगर दो अजसाम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक एक्शन कर रहा है तो दूसरा उसको रिएक्शन के तौर पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों की जो फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ से आप वो स्टेटमेंट याद कर लें, वैसे आता तो नहीं है पेपर में, लेकिन आप अगर आपको लगे कि इसमें से आपको करना है तो ये दोनों लॉज जो हैं, मतलब न्यूटन लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसमें भी एक्शन रिएक्शन होता है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी एक्शन और रिएक्शन होता है बराबर मगर मुखालिफ सिंबल में, इस वजह से ये रिलेट करते हैं। ये हाईलाइटेड है, ये याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल इसमें से नहीं आना, ये एक बात याद रखनी है, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने पहले ही बताया था कि दो अजसाम जिस फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये नॉन कंटैक्ट फोर्स होती है, यानी इसमें जिस्मों का लाजमी आपस में अटैच होना ज़रूरी नहीं है। ज़मीन और आसमान पे पड़ा एक जिस्म है, तो ज़मीन आसमान पे पड़े एक जिस्म को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इस वजह से ये क्या है, नॉन कंटैक्ट फोर्स है। उसके बाद ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। ये हाईलाइटेड है पेज नंबर 110 यानी 110 सफ़े पे। तो ये आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी फील्ड की ताकत के मतलब पढ़ना है। तो अगर यूनिट मास जो ज़मीन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पड़ा है उसके ऊपर जो लगने वाली क़ुव्वत है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और इसकी कीमत जो है वो 10 ms-2 या न्यूटन पर किलोग्राम ले सकते हैं। मास ऑफ द अर्थ लॉन्ग सवाल है बनता है, लेकिन आपने इसमें से इसकी वैल्यू याद रखनी है। तो ये वाली वैल्यू दी है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 kg, यानी ज़मीन का मास जो है वो 6 के साथ अगर 24 ज़ीरो लगा दिए जाए तो इतना kg बनता है। अगर आप फार्मूले की तरफ आएंगे तो ये वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर, और एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। हम जनरल फार्मूला पढ़ चुके हैं। एफ की जगह पे एम जी लगाएंगे, इधर वही रहेगा, इस एम से एम कैंसिल हो जाएगा, अकेला स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर रहेगा, और अगर हमने यहाँ से एम ही निकालना हो तो जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। छोटे जी की कीमत 10 होती है। आर की जो रेडियस ऑफ द अर्थ है ये भी फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू याद रखनी है आपको, 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, यानी ज़मीन के सेंटर से ज़मीन के बाहर तक का फासला 6400 किलोमीटर है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 मीटर स्क्वायर है। और कैपिटल जी की कीमत भी आपने भी याद की है, तो वही यहाँ पे पुट कर देनी है। तो तीनों कीमतें मखसूस हैं। आर यानी ज़मीन का रेडियस भी फिक्स है 6400 किलोमीटर, और उसको अगर मीटर में लेके आएंगे तो 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 बनेगा। जी स्मॉल जी की कीमत भी फिक्स है 10 होती है, और कैपिटल जी की कीमत भी फिक्स है 6.67 होती है। तो यहाँ से आपके पास 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 आ जाएगा। ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट था और इसमें से वैसे कुछ नहीं आता। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल है कि जी की कीमत एल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज क्यों होती है। तो आपने यहाँ से ये याद रखना है, द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये फार्मूले में ही इसी में अभी आपने पीछे देखा कि ये जो जी है ये रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है 5.6 इक्वेशन में। तो जैसे ये रेडियस बढ़ेगा वैसे जी की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो एल्टीट्यूड चेंज होगा आर बढ़ने से या कम होने से, तो इस वजह से जो है वो जी की वैल्यू वेरी करती है। बट इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड। जैसे ही अब सपोज करें, ये देखें ये मास ऑफ द मतलब अर्थ है, इसके ऊपर ये आर रेडियस है, ऊपर ये मास पड़ा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक उस जिस्म का एल्टीट्यूड बनता है। एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो जी की कीमत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, एल्टीट्यूड कम होगा जी की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस वजह से आप फार्मूले की मदद लेके लिख सकते हैं कि जी इंटू हाइट जो है वो आपके पास बराबर होता है जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। चूँकि आर प्लस एच जो है वो इंक्रीज़ करता है, इस वजह से जी की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है, और ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल है ये वाला कि वाई द वैल्यू ऑफ जी इज़ डिक्रीजिंग विद एल्टीट्यूड। नेक्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स में ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट की है वो आपने याद रखनी है।
आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी सैटेलाइट की पहली डेफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। उसके बाद यहाँ से ये याद रखना है कि साइंटिस्ट ने जो है वो मैनी ऑब्जेक्ट्स को फ़िज़ा में भेजा है और वो जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट इस्तेमाल हो रहे हैं जिन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम दिया जाता है। अब उसके बाद ये करते क्या हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैरी करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को और पैसेंजर्स को टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, यानी लोगों को या वो सामान को कैरी करके ऊपर लेके जाते हैं ताकि स्पेस में तजर्बात किए जा सकें। अब यहाँ से आपने याद रखनी है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो बुलंदी है वो 42,300 किलोमीटर है और ज़मीन के लिहाज से इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, इसी वजह से इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी कहते हैं साकन को। जब ज़मीन और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 घंटे में दोनों एक चक्कर पूरा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही तरह से मूव कर रहे होते हैं और इनकी वेलोसिटी एक दूसरे के लिहाज से ज़ीरो होती है, इस वजह से हम कह देते हैं कि ये जियो स्टेशनरी है। अब उसके बाद ये जीपीएस का एक शॉर्ट सवाल आ जाता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इसमें 24 सैटेलाइट पूरी ज़मीन को जो है वो कवर किए हुए हैं और वो 3.87 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन के लिए जो है वो जीपीएस सिस्टम जो है वो लगाया गया पूरी दुनिया के लिए, ये यहाँ से आप याद कर लेंगे। उसके बाद ये भी उसी को बताता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को और ये जीपीएस सिस्टम को। और ये जो है ना कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक 24 आवर टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एज अर्थ आल्सो कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सेस इन 24 आवर्स। यानी वो बता रहा है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो भी 24 घंटे में अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं और ज़मीन भी अपने एक्सेस के इर्द अपना चक्कर जो है 24 घंटे में मुकम्मल करती है। तो इस वजह से जो है वो जियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हैं वो अपीयर होते हैं स्टेशनरी साकन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इस वजह से उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। उसके बाद मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो किस फोर्स की वजह से जो है वो उधर ही कनेक्टेड रहता है और मूव करता रहता है। ये भी वैसे तो मतलब लॉन्ग सवाल बनता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलें आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझ लें कि जब एक सैटेलाइट जब मूव कर रहा होता है वी वेलोसिटी से तो उसके ऊपर सेंटीपिटल फोर्स लग रही होती है जो उसे दायरे में हरकत देने में मजबूर करती है। तो उसका फार्मूला सी इज इक्वल टू एम वी आर्बिटल स्पीड आर स्क्वायर ओवर आर रेडियस ऑफ द आर्बिट। और एक आपने आपसे सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी भी पड़ा हुआ है फार्मूला, यानी फोर्स के दो फार्मूले सेंटीपिटल फोर्स वाला भी और एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू वेट इज इक्वल टू एम जी। दोनों को आपस में एक दूसरे के सेम रखेंगे तो आर्बिटल स्पीड आप एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी आर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आर जो है वो ज़मीन से ऊपर है तो वो आर प्लस एच आ जाएगा उसमें। तो इस तरह से आपके पास ये जो आर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो जी इंटू आर अंडर रूट आ जाएगा। तो आपने जो है उस जो सैटेलाइट है वो जो घूम रहा होता है उसकी आर्बिटल वेलोसिटी निकालनी हो तो ये दो वैल्यू स्मॉल जी और आर की कीमत पुट करके निकाल सकते हैं। तो वो कहता है सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज़ स्पीड नियरली 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर जो ज़मीन के पास जो सैटेलाइट जो घूम रहा हो 8 किलोमीटर पर सेकंड यानी एक सेकंड में 8 किलोमीटर तक वो जो सैटेलाइट है मूव कर रहा था। यही चीज़ें आपने यहाँ से याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, शॉर्ट सवाल में आ सकती है, लॉन्ग इसमें से नहीं आना। उसके बाद आते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। तो ज़मीन की कशी की क़ुव्वत इन्फिनिटी तक होती है और जी कीमत जो है वो डिक्रीज़ करती है विद एल्टीट्यूड और इसका 1/4g आएगा। मैंने इसमें लिखा हुआ है 1/4g इसका जवाब आ जाना है और ये फार्मूले से लगा के 160 न्यूटन है, आप एज इट इज़ याद कर लें। इसकी वैल्यू भी आपने पीछे बुक में से दी हुई है, 42,300 किलोमीटर है, इसमें 8,000 मीटर पर सेकंड है। और इसमें शॉर्ट सवाल मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं। व्हाट इज़ मीन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये पहला सवाल ही मैंने आपको करवाया था कि जिस फोर्स से हम आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है। डू यू अट्रैक्ट द अर्थ, अर्थ अट्रैक्ट यू, यस मैं ज़मीन को अट्रैक्ट करता हूँ, ज़मीन मुझे अट्रैक्ट करती है, ठीक है। विच इज़ अट्रैक्टिंग विद लार्जर फोर्स, ज़मीन मुझे ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी क्योंकि ज़मीन का मास ग्रेटर है और मुझे पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। व्हाट इज़ फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स क्या है, ठीक है, ये भी पीछे का सवाल हो गया। हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स, आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फील्ड फोर्स होती है। आप अगर उस फील्ड से बाहर चले जाएँ, इन्फिनिट फासले तक चले जाएंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। इस बिना पे हम कहते हैं कि ये क्या है, एक फील्ड फोर्स है, यानी उस इलाके में होना ज़रूरी है। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये सवाल हो गया, 10 इसकी कीमत है, ठीक है, ये पीछे बता दिए हो। व्हाट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हो गया। हाउ द मास ऑफ अर्थ कैन डिटरमिन्ड, ये भी हो गया, 6 × 10⁻24 वाला।
ये सवाल ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो ऊपर हो गए हुए हैं। तो आपने शॉर्ट सवाल और MCQ इसमें से करने हैं, लॉन्ग सवाल और न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से नहीं आना, इसलिए वो आपने नहीं करना। यहाँ तक के लिए आज का जो चैप्टर था वो था तो छोटा ही, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 शॉर्ट सवाल बनने हैं और एक जो है MCQ बनना है, और आलमोस्ट आपके 7 से 8 नंबर का पेपर जो है वो इस चैप्टर में से बनना है। तो इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। 5 लेक्चर मैंने आज तक आपको दिए हैं और फिज़िक्स के 9th क्लास के 5 चैप्टर्स मैंने मुकम्मल करवा दिए हैं, शॉर्ट, लॉन्ग और थ्योरेटिकल सवालों के लिहाज से। और न्यूमेरिकल और सवाल जो हैं वो रहते हैं आपके, वो इंशाल्लाह मैं जो है वो लास्ट वाले 1-2 लेक्चर में करवाऊँगा। और टोटल 10 या 11 लेक्चर्स में आपकी मैं पूरा जो कोर्स है वो 9th क्लास फिज़िक्स का 10 या 11 लेक्चर्स में आपका मुकम्मल करवा दूँगा। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो पे, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दिया हो वहाँ पे आप मेरे से टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो है वो बेहतर तरीके से गाइड करूँगा। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको बआसानी मैसर हो सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अभी ये आपके पास आसानी से वीडियोस जो हैं वो पहुँच जाएंगी। आज के लिए इतना ही था। खुश रहें, खुश रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।